Hi everyone, welcome back to my channel UPSC is Easy. My name is Shreya Rajan. We are going to start with chapter Expansion and Consolidation of British Power in India. The book that we are referring to is Spectrum. सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि जो बंगाल है, बंगाल वॉज द रिचेस्ट प्रोविंस ऑफ मुगल एम्पायर. अगर आप बंगाल की बात करें तो इट ऑल्सो इंक्लूडेड प्रेजेंट डे बांग्लादेश. ये तो आपको पता ही है. जो बंगाल के नवाब हुआ करते थे उनकी अथॉरिटी सिर्फ बंगाल पे ही लाई नहीं करती थी, उनकी अथॉरिटी बिहार और उड़ीसा के ऊपर भी थी. अगर आप गुड्स की बात करें, रॉ मटेरियल की बात करें जो कि बंगाल से यूरोप एक्सपोर्ट किए जाते थे, तो उसमें कुछ गुड्स आप देख सकते हैं जैसे कि हैंडीक्राफ्ट्स थे, कॉटन टेक्सटाइल था, सिल्क, शुगर, पेपर, इंडिगो, सॉल्ट पेटर, राइस. ये कुछ गुड्स हैं जो कि बंगाल से यूरोप भेजे जाते थे. इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बहुत सारे वाइटल कमर्शियल इंटरेस्ट जो थे वो बंगाल में लाई करते थे. ऑब्वियसली ये गुड्स तो हैं ही, इसके अलावा अदर गुड्स. ये भी बोला जाता है कि अराउंड 60% ऑफ द एक्सपोर्ट्स फ्रॉम एशिया जो कि EIC लेकर जाती थी वो बंगाल के प्रोडक्ट्स थे. राइट मतलब 60% ऑफ एक्सपोर्ट्स फ्रॉम एशिया कंप्राइज्ड ऑफ बंगाल प्रोडक्ट्स. 1630s में ब्रिटिश का एक रेगुलर कॉन्टैक्ट शुरू हो गया विद बंगाल और वो कंटिन्यू होता रहा जब उन्होंने अपनी फैक्ट्रीज एस्टैब्लिश की. कुछ अगर आप फैक्ट्रीज देखें जहां पे एस्टैब्लिश हुई हैं तो आप देखेंगे बालासोर, हुगली, कासिम बाजार, पटना, ढाका इंपॉर्टेंट फैक्ट्रीज हैं ब्रिटिशर्स की इन बंगाल. बालासोर, हुगली, कासिम बाजार, पटना, ढाका. राइट आप देखेंगे कि 1690s तक जो फाउंडेशन ऑफ कैलकाटा बाय इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो उनका कमर्शियल सेटलमेंट जो है वहां पे कंप्लीट हो चुका था. तो 1690s तक एक बहुत ही स्ट्रांग पोजीशन में देखने को मिल रहे थे ब्रिटिशर्स इन कैलकाटा. ओके इसके अलावा अगर हम बात करें तो एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जिससे आपको क्लियर हो जाएगा कि कमर्शियल इंटरेस्ट क्या थे और क्या उनके प्रॉफिट्स थे, तो वो हम देख लेते हैं. कंपनी जो है अराउंड ₹3000 यानी कि 350 पाउंड्स के आसपास पे करती थी पर एनम टू द मुगल एम्परर और रिटर्न में उन्हें परमिशन मिलती थी टू ट्रेड फ्रीली इन बंगाल. समझ रहे हो, 350 पाउंड्स के आसपास ये देते थे मुगल एम्परर को पर एनम और रिटर्न में इन्हें क्या मिलता था, परमिशन टू फ्रीली ट्रेड. राइट एंड एक्सपोर्ट्स का अगर आप वैल्यू देखें तो दैट वाज अराउंड 50,000 पाउंड्स. तो यू सी द स्टार्क डिफरेंस इन प्रॉफिट. राइट कि 350 आपको पे करना हो रहा है पर एनम और आप अराउंड 50,000 जो है पाउंड्स वो आप अर्न कर रहे हो. राइट मोर देन दिस बेसिकली. राइट 1700s की बात करते हैं. 1700s में आप देखेंगे 1700 में मुर्शीद कुली खान जो थे वो थे दीवान ऑफ बंगाल. अपनी डेथ तक वो रूल कर रहे थे बंगाल को. उनकी डेथ होती है 1727 में. मुर्शीद कुली खान के जो सन इन लॉ थे शुजाउद्दीन, उन्होंने उन्हें सक्सीड किया. 1727 से लेकर 1739 तक शुजाउद्दीन ने बंगाल पे रूल किया. 1739 में शुजाउद्दीन की डेथ के बाद मुर्शीद कुली खान के जो बेटे थे सरफराज खान वो बनते हैं नवाब. ओके तो पहले आपने पढ़ा मुर्शीद कुली खान, फिर आपने पढ़ा उनके सन इन लॉ शुजाउद्दीन. इसके बाद आप जो मुर्शीद कुली खान थे उनके ही बेटे सरफराज खान के बारे में पढ़ रहे हैं. 1739 में ये बनते हैं रूलर और ये रूल कर पाते हैं ओनली फॉर अ ईयर. 1740 तक ही रूल कर पा रहे हैं क्योंकि ही वॉज एन इनकेपेबल रूलर. सरफराज खान को किल करने के पीछे जिस इंसान का हाथ था वो थे अलीवर्दी खान. ओके अलीवर्दी खान किल्ड सरफराज खान. राइट और 1756 तक उसके बाद अलीवर्दी खान ने ऑलमोस्ट 15 ईयर्स तक रूल किया. लेटर आप देखेंगे कि मुगल एम्परर को ट्रिब्यूट्स
भी स्टॉप कर दिए अलीवर्दी खान ने। अंडर द रूल ऑफ दीज रूलर्स, जितने भी रूलर्स हमने पढ़े, हमने देखा कि बंगाल ने अनप्रेसिडेंटेड प्रोग्रेस किया, प्रॉस्परस हो गया बंगाल। लेकिन बंगाल की प्रॉस्पेरिटी के पीछे और भी फैक्टर्स का हाथ था। अगर आप रेस्ट ऑफ इंडिया की उस वक्त कंडीशन देखें तो इंटर बॉर्डर डिस्प्यूट्स जो है वो प्रोमिनेंट प्रॉब्लम थी। इसके अलावा जट रिवोल्ट्स, मराठा इन्वेजन्स और एक्सटर्नल इन्वेजन्स जिनके बारे में हम पढ़ चुके हैं, जैसे कि नादिर शाह का इन्वेजन, अब्दाली का इन्वेजन, राइट, अहमद शाह अब्दाली का। तो ये कुछ रीजंस थे, चैलेंजेस थे जिससे जूझ रहा था द रेस्ट ऑफ द कंट्री। इंटर बॉर्डर डिस्प्यूट्स, जट रिवोल्ट्स, मराठा इन्वेजन्स, नादिर शाह एंड अहमद शाह अब्दाली, राइट। रेस्ट ऑफ इंडिया वाज डिस्टर्ब्ड बाय दीज। लेकिन जो बंगाल है, इट वाज फॉर्चुनेट इनफ कि वो इन चैलेंजेस से परे था, एस्केप कर पाया इन चैलेंजेस को। इसलिए अगर आप बंगाल की पॉपुलेशन देखें इस वक्त, तो 1706 में बंगाल की पॉपुलेशन थी 15,000। सॉरी, दिस इज कैलकाटा's पॉपुलेशन, नॉट बंगाल्स। ओके, कैलकाटा की जो पॉपुलेशन है वो 1706 में 15,000 थी। 1750 में ये जो पॉपुलेशन है ये 1 लाख हो गई। और भी पॉपुलस सिटीज थे जैसे कि ढाका, मुर्शिदाबाद, लेकिन ये हमने पर्टिकुलर कैलकाटा का एग्जाम्पल लिया है। ऑलमोस्ट सारे ही गवर्नर्स जिन्होंने बंगाल में थे, वो इंग्लिश को जो स्पेशल प्रिविलेजेस मिल रहे थे उससे नाराज थे, वो खुश नहीं थे उससे। उसका रीजन ये था कि जो बंगाल का एक्सचेकर है, जो प्रोविंशियल एक्सचेकर होता है, ट्रेजरी होती है, उस पर बहुत लोड पड़ रहा था, उस पर नुकसान हो रहा था, क्योंकि इंग्लिश को स्पेशल प्रिविलेजेस मिल रहे थे। इसीलिए इंग्लिश के जो कमर्शियल इंटरेस्ट है और जो बंगाल की गवर्नमेंट है, उनके बीच में फ्रिक्शन हमेशा दिखाई दे रहा था। और यही चीफ रीजन था फॉर कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन EIC एंड बंगाल गवर्नमेंट। 1757 से लेके 65, जो कि एक शॉर्ट पीरियड है, हिस्टोरिकली तो बहुत ही शॉर्ट पीरियड होता है, इसमें आप देखेंगे कि कैसे पावर जो है ग्रेजुअली ब्रिटिशर्स के पास चली गई फ्रॉम नवाब्स, राइट। इसके लिए ये कैसे होता है, ये जो ट्रांसफर ऑफ पावर है ये कैसे हुआ, इसके लिए हम पढ़ेंगे अबाउट डिफरेंट पीपल हु वर रिस्पॉन्सिबल फॉर रूलिंग बंगाल। सबसे पहले हम पढ़ने वाले हैं अलीवर्दी खान के बारे में। अभी हमने अलीवर्दी खान को यहां पर पढ़ा, दोबारा पढ़ेंगे। अलीवर्दी खान जो है वो डेप्यूटी गवर्नर थे बिहार के। ओके, 1741 में उन्होंने क्या किया, ही किल्ड द नवाब ऑफ बंगाल सरफराज खान। सरफराज खान जो कि एक ही साल रूल कर पाए, राइट। ओके, तो नवाब ऑफ बंगाल जो थे सरफराज खान, उनको किल किया अलीवर्दी खान ने, और अपने आप के लिए एक न्यू पोजीशन उन्होंने एस्टैब्लिश कर ली एज द सूबेदार ऑफ बंगाल। तो अलीवर्दी खान बिकेम द सूबेदार ऑफ बंगाल। अलीवर्दी खान जो है 15 साल तक रूल करे बंगाल को। ये सब उन्होंने कैसे किया, ही पेड अ लार्ज सम ऑफ मनी टू मुगल एम्परर, ठीक है। और मुगल एम्परर उस वक्त कौन थे, मोहम्मद शाह। ओके, बंगाल ने जो ये मराठा के इंटरफेरेंस था इस वक्त जो चल रहा था, आप देखेंगे कि ये जो 15 इयर्स का टाइम था, इसमें अलीवर्दी खान हैड फाइट्स विद मराठास। और जो ये इंटरफेरेंस था मराठास का और जो अलीवर्दी खान के साथ उनका फ्रिक्शन था, उसका फायदा उठाया EIC ने। उन्होंने परमिशन ले ली नवाब से टू डिग अ डिच एंड थ्रो अप एन एंट्रेंचमेंट अराउंड द सेटलमेंट ऑफ फोर्ट विलियम्स। फोर्ट विलियम के अराउंड उन्होंने एक एंट्रेंचमेंट बना दिया। लेटर आप देखेंगे अलीवर्दी खान जो थे, उन्हें समझ में आया कि कैसे यूरोपियन पावर पूरी तरीके से अनलीश हो रही थी कर्नाटक रीजन में, कैसे यूरोपियंस जो है फायदा उठा रहे थे कर्नाटक रीजन की प्रॉब्लम्स का।
राइट। ये सब देखने के बाद अलीवर्दी खान ने रियलाइज किया कि उन्हें यूरोपियंस को एक्सपेल करना पड़ेगा फ्रॉम बंगाल। लेकिन क्या वो ये कर पाए? नहीं। 1756 में अलीवर्दी खान जो है ही डाइड, और उन्हें सक्सीड किया उनके ग्रैंडसन ने, जिनका नाम था सिराज उद दौला। तो अलीवर्दी खान की जो सबसे छोटी बेटी थी, उनके बेटे थे सिराज उद दौला, और उन्होंने अलीवर्दी खान को सक्सीड किया। 20 इयर्स के थे सिराज उद दौला जब वो ऑफ कोर्स पावर में आए, और ऑब्वियसली बिफोर ही कुड मेक हिज ओन एनिमीज और फ्रेंड्स, ही हैड इनहेरिटेड मेनी ट्रबल्स फ्रॉम हिज ग्रैंडफादर। अपने ग्रैंडफादर के ही जो एनिमीज हैं उन्होंने इनहेरिट कर लिया, उनकी ही प्रॉब्लम चैलेंजेस को उन्होंने इनहेरिट कर लिया। ऑब्वियसली पावरफुल पोजीशन में थे। आप अगर आप देखेंगे कि कुछ जो इंपॉर्टेंट यहाँ पे पर्सनैलिटीज हैं जो आपको पता होनी चाहिए सिराज उद दौला के चैलेंजेस के रूप में, तो एक उनके बहुत ही राइवल कजन थे नवाब ऑफ पर्निया, शौकत जंग। ठीक है, नवाब ऑफ पर्निया जो थे उनके कजन थे, राइवल थे उनके शौकत जंग। उनकी एक हॉस्टाइल आंट थी जिनका नाम था घसीटी बेगम। शी वॉज अ चाइल्डलेस विडो। एक रिबेलियस कमांडर ऑफ आर्मी मीर जफर, हस्बैंड ऑफ अलीवर्दी खान सिस्टर, ओके, एंड एन अलार्म्ड पॉपुलेशन, जो उनकी सब्जेक्ट पॉपुलेशन थी जो मोस्टली हिंदू थी, वो भी चैलेंज के तौर पर उनके सामने आई। ठीक है, उनके जो आप देखेंगे उनका जो कोर्ट था उस पे एक डोमिनेंट ग्रुप था। उस डोमिनेंट ग्रुप के मेंबर्स का नाम अगर हम देखें तो थे जगत सेठ, ओमी चंद, राय बल्लभ, राय दुर्लभ, और भी लोग थे बट ये इंपॉर्टेंट लोग हैं, जगत सेठ, ओमी चंद, राय बल्लभ एंड राय दुर्लभ, जो कि सिराज उद दौला के ऑपोजिशन में थे, उसको अपोज करते थे। ये जो इंटरनल राइवल्स थे ये ऐड कर रहे थे थ्रेट टू सिराज's पोजीशन, राइट। ऑफ कोर्स सिराज जो थे, he was just 20 years old, so he was impulsive, he lacked experience, he was insecure, इसीलिए वो बहुत ही इंपल्सिव डिसीजंस लेते थे, प्रोडक्टिव नहीं थे। उन्होंने शौकत जंग को डिफीट कर दिया जो कि उनके राइवल कजिन थे। एक बैटल में उन्हें मार भी डाला। He divested घसीटी बेगम of her treasures and secured her. He dismissed मीर जफर, मीर जफर को उन्होंने डिसमिस कर दिया, और मीर जफर को डिसमिस करने के बाद उन्होंने अपॉइंट किया मीर मदन को। मीर जफर को उन्होंने डिसमिस किया और मीर मदन को उन्होंने अपॉइंट किया। ठीक है, ओवरऑल एडमिनिस्ट्रेशन जो था ऑलमोस्ट लाइक अ प्राइम मिनिस्टर, ओवरऑल एडमिनिस्ट्रेशन था मोहन लाल के अंडर में। मोहन लाल कौन थे? मोहन लाल एक कश्मीरी ऑफिसर थे जिनके अंडर सारा ओवरऑल एडमिनिस्ट्रेशन इस वक्त आपको देखने को मिलेगा। ओके, इन द नेक्स्ट लेक्चर वील स्टार्ट विद द बैटल ऑफ प्लासे। टिल देन, ऑल द बेस्ट।